Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. This class is all about romantic literary criticism. सर क्लास को बहुत बड़ा नहीं करेंगे. We're going to have a brief description of romantic literary criticism. जब बात करते हैं romantic literary criticism तो हमारे दिमाग में आता है preface to lyrical ballad, then biography literaria, the two prominent work of the great poets, or we can say the critics, that is William Wordsworth and S.T. Coleridge, Samuel Taylor Coleridge. अब बेसिकली रोमांटिक इरा हाईलाइट करता है 1719 से 1850 के फेज को, जहां काफी सारी मूवमेंट चली. इस पे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है कि रोमांटिक क्रिटिसिज्म है क्या, इसको कैसे क्लियर करते हैं, and what are the basic terms that we guys need to clear about romantic criticism. So guys, please do have a pen and a notebook along with you so that you can write on the certain words जो यहाँ बताऊंगा. It's not a very big class, सीरीज बहुत छोटी सी क्लास बनाऊंगा जिसमें इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे. कई सारे स्टूडेंट अपने डाउट्स लेके आते हैं, सर हमें रोमांटिक क्रिटिसिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो. तो ठीक है, here we're going to clear the concept of romantic criticism. सबसे पहले आइडियोलॉजी थी, रोमांटिज्म फोकस करता है इमोशंस को. इमोशन जो कि हाईलाइट करता है इनर लाइफ ऑफ द राइटर. I repeat, it is actually about the emotions of the inner life of the writer that often use the autobiographical material. So the autobiographical element that inform the work of even provide a template for it, unlike traditional literature of that time. Yes, unlike the traditional literature of that time, वो हाईलाइट करता है. आप तो रोमांटिज्म में कहीं ना कहीं राइटर अपने बेसिक एक्सपीरियंस को हाईलाइट करता है, कहीं ना कहीं अपनी ऑटोबायोग्राफी को हाईलाइट करता है. सर हमने कहा प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ इट, जहां हमारे पास दो प्रोमिनेंट पोएट है, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज का कंट्रीब्यूशन दिखता है, जिसको हम एक्चुअली जानते हैं विद द नेम ऑफ ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, द डेवलपमेंट और द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड. अब यहां पे अगर रोमांटिज्म क्लियर करना है तो वी गाइस नीड टू क्लियर द कैरेक्टरिस्टिक्स. What are the basic characteristics of romanticism? मतलब हम कैसे क्लियर करेंगे, दिमाग में काफी सारी चीजें आती हैं रोमांटिज्म क्लियर करने के लिए. तो there are 6 primary characteristics. Yes, not more than, मतलब अगर मैं बोलूं सीरियसली 8 10 15 नहीं है, just 6. Yes, just 6 primary characteristics. इसमें सबसे पहला था सेलिब्रेशन नेचर. रोमांटिक्स का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि वो रोमांस की बात करेगा, वो हमेशा नेचर डोमिनेंट होता है. तो यहां पे आता है primary, or I repeat, the celebration nature that comes. The first thing we guys need to clear the celebration nature. Take an example, romantic poets. अगर आपने MBG 1 को पढ़ा है, if you go through the British poetry, उसमें romantic poetry को पढ़ा होगा आपने, वो भी nature oriented है. तो पहला पॉइंट हमारा था celebration nature. The second one, focus on individual and spirituality. Yes, that is really important. Focus on individual and spirituality. What does mean by the individualism and spirituality? When we are talking about romantic critiques, romantic criticism, आप romantic criticism की बात करते हो, आप डिफाइन करते हो अलग आइडियोलॉजी को, जहां पे चीजों को क्लियर किया जा रहा है. वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट था हमारे पास इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी. कम अप टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज इंटरेस्ट इन कॉमन मैन. हमेशा दिखेगा आपको, आपने कहा सर मैंने रीड किया पीबी शेले वर्क दैट इज नोन एज टू बी द डिफेंस ऑफ पोएट्री. मैंने फैंसी इमेजिनेशन रीड किया फ्रॉम द वर्क ऑफ एस.टी. कॉलेज बायोग्राफी लिटरेरी, जिसमें हाईलाइट किया उसने प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन को. हमारे लिए इंपॉर्टेंट था कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन को समझते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्लियर करता है, किन चीजों को हाईलाइट करता है. वो सारे पॉइंट्स हमें बिगनिंग से लास्ट तक आना चाहिए. ठीक है यार, 3 पॉइंट हो गए. आई टोल्ड यू अबाउट द फर्स्ट थिंग द सेलिब्रेशन नेचर, द सेकंड वी डू हैव इंडिविजुअल एंड स्पिरिचुअलिटी, एंड द थर्ड वन दैट इज ऑल अबाउट द आइसोलेशन मेलकॉनी. यस, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. द आइसोलेशन एंड मेलकॉनी, कहीं ना कहीं आइसोलेशन है, कहीं ना कहीं वो पेन, वो उदासी दिखेगी आपको. मेलकॉनी किसी और को नहीं कहते, हम किसी उदासी को कहते हैं जब चीजें क्लियर नहीं हो पाती, जब चीजों को आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते. आप वो तो बहुत ज्यादा मैटर करती है रोमांटिक क्रिटिसिज्म में. तो देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने अभी तक बात की, नेचर, इंडिविजुअल स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन, मेलकॉनी. नाउ कम अप टू द फोर्थ वन दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन मैन. पहले बता चुका था, दैट इज द फोर्थ वन. कम अप टू द फिफ्थ, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, आइडलाइजेशन ऑफ वुमेन. वुमेन कहीं ना कहीं आइडलाइज तो होगी,
रोमांटिज्म में तो आइडियलिस्टिक मूवमेंट तो कंफर्म है उसके अंदर आएगा और हम उसको हाईलाइट भी करेंगे. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट्स पर्सोनिफिकेशन पैथेटिक फॉलिसी. नाउ व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन एंड पैथेटिक फॉलिसी? फॉलिसी झूठ को डिफाइन करते हैं. पैथेटिक इज सिचुएशन दैट वाज बीन क्रिएटेड बाय द राइटर इन द माइंड ऑफ रीडर, वो ताकि चीजों समझ पाए, अलॉन्ग विद द पर्सोनिफिकेशन, चीज को अलग से हाईलाइट कर देना, अलग से बड़ा चढ़ा के बता देना. इट्स नॉट हाइपरबोल, बट यस वी आर ट्राइंग टू कंपेयर द नॉन लिविंग विद लिविंग. वो सारी चीजें हाईलाइट होती हैं. तो ये थे वो 6 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके दिमाग में रहना चाहिए. फिर आते हैं हमारे पास मेजर पोएट्स फ्रॉम रोमांटिक क्रिटिसिज्म. मतलब क्लास छोटी है तो सर चीजों को क्लियर कर ले. रोमांटिक क्रिटिसिज्म क्या होता है वो डिफाइन किया हमने, उसके बेसिक 6 कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लियर किया. देन वी गाइस नीड टू क्लियर द पोएट्स दैट डू हैव अ डोमिनेंट रोल इन रोमांटिक क्रिटिसिज्म. नंबर 1, आई नीड नॉट टेल यू ऑल दैट्स विलियम वर्ड्सवर्थ. प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, द ग्रोथ ऑफ पोएट माइंड. आपने कहा सर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, अगर मैं बोलूं 18th सेंचुरी में लिखा गया, अच्छा उस पर क्या रिजल्ट का कहाँ पे कंट्रीब्यूशन रहा, विलियम वर्ड्स का कंट्रीब्यूशन रहा अलॉन्ग विद एसटी कॉलेज. यहाँ पे था, यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने सबसे ज्यादा हाईलाइट किया 2 चीजों को. उसने कहा डिक्शन पे काम करो यार, पोएट्री और प्रोज का डिक्शन एक कर दो. सीरियसली यहाँ अगर आप दोनों का डिक्शन एक कर दोगे चीजें बड़े आराम से क्लियर हो जाएंगी. तो यहाँ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था 4 पॉइंट जो विलियम वर्ड्स ने मेंशन की. वो चारों पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए. ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट वो ऑब्जर्व करेगा, इस चीज को ऑब्जर्व करेगा, कहाँ है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे डील करेगा, पहले ऑब्जर्व करोगे, आप भी करोगे. नंबर 2, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. ऑब्जर्वेशन के बाद हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज. जो जो इंपॉर्टेंट है आप उसको रिकलेक्ट करोगे. फर्स्ट ऑब्जर्व किया, देन रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज, थर्ड फिल्टरिंग. आप फिल्टर करना शुरू करोगे. दैट इज रियली मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. मतलब आप क्या करते हो, स्टेप बाय स्टेप चलते हो, चीजों को बड़ी इजीली हाईलाइट करते हो, चीजों को एक्सप्लेन करते हो, एंड देन यू गो टू द सर्टेन फेज जहां चीजों को हाईलाइट फॉर्म ले आते हैं. एंड देन द लास्ट वन, दैट इज रियली द वे टू इम्प्लीमेंट. आपने कहा चीजों को डील आउट करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यस आई डू मेंशन दिस ऑल माय नोट्स टू, उनको आप बड़े आराम से क्लियर भी कर सकते हैं वहाँ. तो हमारे लिए रोमांटिक क्रिटिसिज्म में सबसे डोमिनेंट रोल प्ले करता है विलियम वर्ड्सवर्थ, जहां उसने बोला कि डिक्शन पे काम किया जाए. डिक्शन एक ही कर दिया जाए पोएट्री का और प्रोज का. यहाँ पे एसटी कॉलेज को सपोर्ट भी किया. यस डेफिनेटली सपोर्ट किया. उसने कहा यार हाँ ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, फ्रेंड था तो फ्रेंड होता उसने किया. लेकिन उसके बाद इसने क्या किया, एक वर्क लिखा जिसको बायोग्राफ लिटरेचर कहते हैं, जिसमें फैंसी और इमेजिनेशन का हाईलाइट किया. फैंसी और इमेजिनेशन में से प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन की बात की. प्राइमरी नॉर्मली हमें जो दिखता है, जो इमेजिन हम करते हैं, कोई भी टेंजिबल चीज देख के हम उसको क्या करते हैं, इमेजिनेशन में चले जाते हैं. दैट इज प्राइमरी इमेजिनेशन. फिर उसके ऊपर ऐड ऑन करना, फ्लेवर्स को ऐड ऑन करना, सेकेंडरी इमेजिनेशन. अब उसके अंदर आप अपनी चीजों को ऐड ऑन कर देते हो. तो यहां एसटी कॉलेज बिल्कुल क्लियर कर देता है दैट पोएट्री इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन. नॉट एवरीवन कैन मेक अ पोएट्री. हर कोई पोएट्री बना लेगा फिर तो सब पोएट होते हैं. सीरियस, दिस इज नॉट एन इजी टास्क. पोएट्री लिखना हर किसी के बस की नहीं. पोएट्री को कैसे लिखना है, लिखने का तरीका क्या होता है, किन बेसिक्स को स्ट्रांगली आप लोगों ने डील आउट करना है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. सो हाउ यू गोइंग टू राइट ऑन पोएट्री. पोएट्री लिखने का तरीका क्या होता है, किन बेसिक्स को हाईलाइट करना है, कौन से पॉइंट्स आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर करनी जरूरी है. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड इट कि यार क्या है पोएट्री, कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होगा, हाईलाइट कैसे की जाएगी. तो उसके लिए आपको एक प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन को क्लियर करना होगा, जिसके लिए उसने फैंसी और इमेजिनेशन की बात की. जंप अप टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पीबी शैले. सो पीबी शैले की बात करूं तो यहां पे इसका एक फ्रेंड था जिसने बोला पोएट्री इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. अब इसको बुरा लग गया, ऑनेस्टली इसको बुरा लग गया, पोएट्री इज वेस्ट ऑफ टाइम. आप एक पोएट क्या बोल रहे हो, You're saying that poet is a waste of time in front of a poet जो अपनी पूरी लाइफ से पोएट्री पे दे रहा है. उसके सामने अगर आप ये बोलोगे पोएट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो वो डेफिनेटली जवाब तो देगा. और जवाब था वो था डिफेंस ऑफ पोएट्री, जो एक मास्टरपीस है हमारे कोर्स का डोमिनेंट पार्ट है, जो हाईलाइट करता है सारी स्पेशलिटी ऑफ पोएट्री. पोएट्री क्या है, उसको कैसे यूज किया जाता है, कौन से नॉर्म्स है जो हमें क्लियर होने चाहिए. And how you guys going to clear the concepts beginning till the last. एक एक चीज को हाईलाइट किया, उसके सारे पॉइंट्स को मेंशन करता है. And then we have one more, that is Mary Shelley.
मैरी शैले इज द वर्क ऑफ फ्रैंकस्टाइन। आप बोलते मैरी शैले का वर्क फ्रैंकस्टाइन गॉथिक लिटरेचर का पार्ट है फ्रैंकस्टाइन। वहां उसने उस चीज को हाईलाइट किया, रोमांटिक क्रिटिसिज्म को थ्रू गॉथिक लिटरेचर एक्सप्लेन किया। तो यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि क्या क्या चीजें कैसे क्लियर करते हैं। सो जम अप करें क्लास को, तो हमने पढ़ा रोमांटिक क्रिटिसिज्म क्या है, व्हाट इज रोमांटिक क्रिटिसिज्म, उसके फीचर्स क्या होते हैं, उनको कैसे क्लियर करते हैं, एंड द डोमिनेंट पोइट्स इन रोमांटिक क्रिटिसिज्म, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना। जल्दी मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो जस्ट फॉर यू गाइस।